वही इंसान लक्ष्य प्राप्त करता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। कभी कभी लगता है कि यार आज मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लेते हैं। तो याद रखना कि ये जो मन जो है, ये जो इच्छाएं है कि यार आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, इस पर अगर काबू नहीं हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि जिस दिन, जिस समय पर, जिस मिनट पर, जिस घंटे पर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई ना, उसी समय पर कोई और आपकी जगह पर पढ़ रहा है और आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो वो पोस्ट उसकी हो जाएगी, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है या कर रही है। राइट? तो अपनी तैयारी कंसिस्टेंट रखो। जो आपने टाइम टेबल जो बनाया है डेली का, उस टाइम टेबल को अचीव करो, चाहे कुछ हो जाए। एक बार टाइम टेबल आपने अचीव कर लिया, फिर करो दुनिया जहां की जो चीज आपको करनी है। पहले आपके पूरे टाइम टेबल आपका प्रॉपर जो आपने बनाया हुआ है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, या जितना भी XYZ, वो आप पहले फिनिश करो, उसके बाद फिर कुछ और दूसरे काम करो। राइट? तो इसी चीज के साथ अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं गाइज। और खबरी पॉडकास्ट पर अगर आप हैं तो झा सर अकेडमी को सर्च कीजिएगा। यहां पर डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक तुरंत कर दीजिए, मेरे रेगुलर स्टूडेंट अगर आप हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट 300 का है। और बाकी जो आज पहली बार इस लेक्चर में जुड़े हैं, थोड़ी देर के बाद आप खुद ब खुद लेक्चर को देखकर लाइक कर ही देंगे वैसे तो। और अगर शायद ना भूल जाए तो मैं याद दिला देता हूं, कर देना यार लाइक। ठीक है? तो गाइज ये 16 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है ये जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एंड गाइज यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों की न्यूज को कवर करवाता हूं और सभी सोर्सेज से न्यूज को अपन कवर करते हैं। और यहां पर अगर आप रेगुलरली तैयारी करेंगे, बने रहेंगे, तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को रेगुलरली फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन के मैं प्रूफ भी देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं। प्रूफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी सेम स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस का भी आप प्रूफ देख सकते हैं। राइट? और तैयारी कंसिस्टेंट रखो और जो जैसा मैं बताते चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। और पीडीएफ पेड पैकेज आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली जो लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं उनकी पीडीएफ दी जाती है, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, और मंथली मैगजीन दी जाती है। इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने में कुछ समस्या आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर हूं मैं, मेरे नाम को आप सर्च कीजिएगा, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, तो यहां पे आप सर्च कीजिएगा और फेसबुक पर मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर मैसेज कर सकते हैं। या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ठीक है? और बाकी आज कौन से टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पेपर 1 के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे केरला की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला के बारे में, कठपुतली कला के बारे में बात करेंगे, छाया कठपुतली कला के बारे में। इसके अलावा फिर पेपर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे एबोला वायरस के बारे में। फिर बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। फिर यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, इसके बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसने जो गाइडलाइंस दी हैं हंगर को खत्म करने की, भूखमरी को खत्म करने की, तो उसके बारे में एक आर्टिकल है तो उसको देखने वाले हैं। फिर पेपर 3 के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजर्स के कारण जो नुकसान जो मिट्टियों को हो रहा है और जो एक्सेसिव यूज जो होता है फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया का पहला एक ऐसा ट्रैक्टर है, डीजल ट्रैक्टर, जिसको कन्वर्ट करके सीएनजी ट्रैक्टर में बनाया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड यंग गर्ल इन साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फरक्का के बारे में और हिल्सा मछली के बारे में। ठीक है? तो ये पूरे टॉपिक्स हैं आज के जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज। अब गाइस एक बहुत ही फेमस केरला की शैडो पपेट्री के बारे में बात करेंगे। जो कठपुतली होती है ना, छाया कठपुतली, शैडो पपेट्री, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्वेश्चन अक्सर इस प्रकार के आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि केरला के अंदर हम लोग को ये शैडो पपेट्री देखने को मिलती है, काफी फेमस है, जिसका नाम है थोल पावा कुथू। थोल पावा कुथू इसका नाम है। मे बी शायद मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, बट मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं, THOLPAVA
के KOOTHU, थोल पावक कुथु, राइट। तो ये इसका नाम है। ये शैडो पपेट्री हम लोग को देखने को मिलती है। इसके और भी दूसरे नाम है जैसे कि निझल कुथु और ओला कुथु, राइट। तो इसके ये अलग अलग कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। और ये ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट है, पारंपरिक मंदिर की कला हम लोग को देखने को मिलती है केरला के अंदर। इसकी जड़ें जो है, यानी कि ये आर्ट कहां से देख आई है, तो हम लोग को केरला के अंदर पलक्कड़ और भी उसके आसपास का जो एरिया देखने को मिलता है, वहां से उत्पत्ति इसकी हुई है, इस कला की। और बताया जाता है कि केरला के अंदर पलक्कड़ में हम लोग को एक भद्रकाली मंदिर देखने को मिलता है। वहां पर ये परफॉर्मेंस दिया जाता है इस चीज का, इस कला का, इस शैडो पपेट्री का, इस कठपुतली का, राइट। और ये कठपुतली का जो पूरा परफॉर्मेंस होता है वो रामायण के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। तो ये वाली भी एक फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, यानी कि म्यूजिक वगैरह जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू दिया जाता है वो है इजू पारा, चेंदा और मद्दलम। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू इसको और बेहतर बनाया जाता है, इस कला को और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। और आर्टिस्ट को गाइस बहुत सालों तक, काफी सालों तक ट्रेनिंग लेनी होती है और उसके बाद फिर आर्टिस्ट इस कला को जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं, उनको मास्टरी हो पाती काफी सालों की ट्रेनिंग के बाद। और पपेट्री जो है गाइस ये स्पेशल स्ट्रक्चर पर ही परफॉर्म की जाती है, यानी कि इसका जो स्टेज जो लगता है ना वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर पर लगता है, टेंपल के प्रेमाइसेस में ही होता है। और इसको कुथु मदम के नाम से जाना जाता है, जहां पर इसका परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो पेपर 1 से गाइस आज सिर्फ एक ही टॉपिक था, आप डायरेक्टली अपन पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे जा रहे हैं। गाइस सिविल सर्विसेज में पहले पूछा गया ये टॉपिक है इबोला का, जिसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपन जानेंगे। तो माना गया है गाइस कि इबोला जो है वो वो जो फ्रूट बैट्स जो होते हैं ना उससे आया है, फ्रूट बैट से आया है। और वायरस जो है ये पहले अटैक करता है, सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल को अटैक करता है और काफी खतरनाक ये वायरस होता है। इसमें हेमरेज फीवर वायरस के नाम से ये पहले जाना जाता था और हेमरेज फीवर इसमें हो जाता है और इवन इंसान की मौत तक हो जाती है इस वायरस के कारण, इबोला वायरस। तो इसी के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल लेंगे। एक नया केस इबोला का अभी डायग्नोस हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप खड़े होइए, आपके स्टडी रूम में जो स्टडी टेबल है आपका, उसके सामने जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड का मैप चिपका के रखा है, देखिए उस मैप की तरफ और फिंगर रखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर कि ये कंट्री कहां पर है। और जिन स्टूडेंट्स ने बड़ा सा वर्ल्ड का मैप अभी तक लेकर नहीं लगाया है, वर्ल्ड मैप का और इंडिया के मैप का, तो अपने नियरेस्ट स्टेशनरी पे चले जाइए और जाकर लगा लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हो काफी सारे स्टूडेंट, जो नहीं कर रहे हो उनके लिए कह रहा हूं मैं। और बाकी कर तो वाकई में नहीं रहे हो, लाइक का बटन इतनी बार कहता हूं हिट करने के लिए, अब नहीं करते हो, राइट। कितने सारे स्टूडेंट देखते हो, मुझे तो लगता है कि यूट्यूब गड़बड़ तो नहीं कर रहा, रोज दिखाता है 1000 स्टूडेंट, बट मैं रोज बोलता हूं लाइक कर दिया करो, तो मुश्किल से 250-300 लाइक बहुत मुश्किल से आ पाते हैं। ऐसा मत किया करो, अगर देख रहे हो वाकई में और मानते हो मुझे कुछ कि हाँ यार मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको उससे फायदा मिल रहा है, तो लाइक का बटन तो हिट किया करो, फ्री में है बिल्कुल, ठीक है। चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे। तो 2 जून 2020 में इबोला का आउटब्रेक हमें देखने को मिला था। और जब देखने को मिला था इबोला का आउटब्रेक इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और उसके आसपास के क्षेत्र में जब देखने को मिला था, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 48 दिन तक कोई भी नया केस सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो इस क्षेत्र को फिर इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। बट अब फिर से इबोला के केसेस जो है वो नजर आए हैं अभी रिसेंटली। इबोला के बारे में क्या क्या चीज हमें जानने की आवश्यकता है, तो सबसे पहली चीज तो इबोला वायरस डिजीज ईवीडी, इसको पहले इबोला हेमरेज फीवर के नाम से जाना जाता था। काफी खतरनाक डिजीज है ये, काफी घातक बीमारी हम लोग को ह्यूमंस में देखने को मिलती है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले तो वाइल्ड एनिमल से ये ट्रांसमिट होता है, राइट। एनिमल से होता है ट्रांसमिट, माना जाता है कि फ्रूट बैट से जो है ये उभरा है ये वायरस, राइट। उसके बाद फिर ह्यूमन को होता है और ह्यूमन के बाद फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। और एवरेज इबोला वायरस डिजीज केसेस की फर्टालिटी रेट जो है, यानी कि मृत्यु दर जो है वो एवरेज के तौर पर 50% है। मतलब कि 10 लोग को अगर इबोला होता है तो 5 लोगों की मृत्यु होना पक्का है, ऐसी चीज बताई जाती है एवरेज के तौर पर। और पिछले कुछ सालों में जो आउटब्रेक हुआ है उसमें देखने को मिला है कि जो फर्टालिटी रेट है वो वेरी करी है 25% से लेकर 90%। मतलब 10 में से 4 लोग को तो हुआ ही हुआ है, कंफर्म है, उनकी मौत हुई हुई है। यानी कि जिन भी 10 लोगों को ये इबोला वायरस हुआ है उनमें से 4 लोग की मौत तो पक्की है और 4 से लेकर 9 लोगों तक की मौतें के आंकड़े देखने को मिले। यानी कि काफी घातक बीमारी है ये इबोला वायरस डिजीज, राइट। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट की आवश्यकता है, यानी कि सामुदायिक भागीदारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। सेम वैसे ही है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है तो आइसोलेशन की जरूरत है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से केस को मैनेज करना है, सर्विलांस करना है, देखना है कि भाई कहां पर फैला है, क्योंकि जल्दी पता लग जाए कहां पर फैला है तो वहां पर कंट्रोल किया जा सकता है।
राइट। और दूसरी बात, अच्छी लेबोरेटरी सर्विसेज होनी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जा सके कि सामने वाले को इबोला वायरस है कि नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतनी जल्दी उस इंसान को आइसोलेट किया जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसकी जान बचाने के लिए भी, और उस पर्टिकुलर इंसान से दूसरों में ये बीमारी ना फैले तो उसके लिए कंट्रोल पाने के लिए भी, है ना। समझ पा रहे बातों को। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, अर्ली सपोर्टिव केयर जिसमें रिहाइड्रेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इंप्रूवल सर्वाइवल, यानी कि सिम्टम्स वगैरह पता लग गया क्या क्या चीज उसमें गड़बड़ी हो रही है, जैसे उसको बुखार हो रहा है, थोड़ी बुखार की दवाई दे दी जाए, मतलब इस प्रकार की चीजें। बट हालांकि अभी तक कोई ऐसा फुल प्रूफ ट्रीटमेंट ऐसा एज सच इबोला के लिए आया नहीं है, राइट। और वो हम लोग को कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स देखने को मिले कि जिसमें प्रॉपर ड्रग्स की थेरेपीज दी है, इम्यूनोलॉजी वगैरह प्रोवाइड की है, यानी कि बेटर दवाइयां वगैरह कुछ प्रोवाइड की है। जैसे कि बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई दे दी, खांसी लग रही है खांसी की दवाई दे दी, मतलब जहां पर भी जो भी चीज खराबी हो रही है पेशेंट में तो उसकी दवाई देते गए, तो उससे थोड़ा सा पेशेंट ठीक हुआ है, ठीक है। बट एज सच कोई लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट या फिर पुख्ता कोई ट्रीटमेंट अभी तक इसका इबोला का नहीं आया है। बट हाँ, इसकी वैक्सीन भी है, एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन, जिसको RVSV-ZEBOV ये नाम दिया गया है, और काफी प्रोटेक्टिव बताई जाती है ये इबोला वायरस डिजीज से ये वैक्सीन। और इसका ट्रायल जो है वो 2015 में चला था गुनिया में। तो अगेन गुनिया कहां पर है, जरा मैप में फिंगर टच करके आओ कि गुनिया कहां पर है। तो ऐसी मैप की प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि यही प्रैक्टिस है आपकी। अभी आपको लगेगा कि अरे यार सर देखो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बट जो करेगा उसको फायदा मिलेगा, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, और ये बकायदा आप पेपर में देखेंगे, राइट। तो किया करो, जो भी बता रहा हूं ईमानदारी से किया करो, क्योंकि देखो अभी पंजाब पीएससी तक का पेपर अभी आया था, तो उसमें अगर आप उठा के देखेंगे पेपर्स को, तो मैंने जो आपके करंट अफेयर्स यहां पर कवर कराए उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, क्योंकि स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की मैं यहां पर आपकी तैयारी करता हूं। और शर्त सिर्फ इतनी है, मतलब तैयारी करवाता हूं, और शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है ईमानदारी से। समझ पा रहे हो बातों को। चलो आगे की बात करते हैं। इसमें बताया जाता है कि प्रेग्नेंट महिला और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती हैं, तो उनको इस वैक्सीन का एक्सेस जो है वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, राइट। जैसे कि जनरल पॉपुलेशन को जो एक्सेस मिलता है, तो वैसे ही इनको भी तुरंत जो है वो जल्दी से जल्दी एक्सेस मिलना चाहिए। प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है इस क्षेत्र पे, अफ्रीका वाले क्षेत्र पे हम लोग को देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मिलिटिया अटैक्स होते हैं, और कई बार हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर जो है वो पहुंच नहीं पाते अटैक्स के कारण, लोगों को वैक्सीन वगैरह नहीं पहुंच पाती। तो ये दुविधा हम लोग को यहाँ पर इस क्षेत्र में, अफ्रीका के क्षेत्र में इस प्रकार की देखने को मिल रही है। वैक्सीन की एक्सेस जो है वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है, उसके बहुत सारे कारण हम लोग को उसके पीछे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए इबोला से रिलेटेड। अब गाइस एक कानून के बारे में बात करेंगे, बिल के बारे में बात करेंगे। अभी तो कानून हालांकि बना नहीं है, कानून बन जाता है तब एक्ट लग जाता है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में, मतलब कि मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, मध्यस्थता, कंसलेशन का मतलब क्या है, सुलह। तो क्या चीज आपके इसी सिर्फ, यानी कि अभी सिर्फ टाइटल देखते हैं हम लोग, तो टाइटल को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि ये बिल जो है वो कुछ ऐसी चीज की बात कर रहा है जो कि सुलह कराती है। अब सुलह कब होता है, जब विवाद होता है। जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कोई विवाद हो गया, दोनों कंपनीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, अब उस एग्रीमेंट पर दोनों कंपनी टिक नहीं रही है, कोई इशू हो गया, यानी कि दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया उनके एग्रीमेंट को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तब क्या होता है कि ये कंपनी जो है वो डायरेक्टली कई बार कोर्ट नहीं जाती है, डायरेक्टली कई बार अदालत नहीं जाती है। हमें देखने को मिलता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स होते हैं कुछ, या फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं कुछ सेंटर्स वगैरह को, जो कि कोर्ट के बाहर, अदालत के बाहर मामले का निपटारा करते हैं, राइट। तो जैसे कि दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के बीच में कोई विवाद हुआ, तो ये कोर्ट नहीं जाएंगी, ये बेसिकली न्यायालय नहीं जाएंगी, अदालत नहीं जाएंगी, ये चली जाएंगी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के पास अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर, अब जैसे ये अपने डिस्प्यूट को एडीआर पे, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा रही है। अब इनमें से जैसे कि एक पार्टी का नाम ए है, दूसरी पार्टी का नाम बी है। अब मान लेते हैं कि बी पार्टी जो है वो केस हार गई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। अब बी पार्टी क्या कर रही है, ये आरोप लगा रही है कि जो ए पार्टी जो जीती है, ये ए पार्टी ने एडीआर में पैसे खिलाए हैं, यानी कि घोटाला करवाया है, कुछ करप्शन करवाया है, घूसखोरी करवाई है, राइट। और उसके बाद ए पार्टी जो है वो केस जीत गई है। तो अगर जब ऐसे इस प्रकार के कुछ केस दिखाई देते हैं, सामने आते हैं, तो हमारी जो जुडिशरी है वो ऐसे मामलों के ऊपर स्टे लगा देगी। फिर जुडिशरी ये पूरे मामले अपने पास जो है वो देखेगी, राइट, कि ये पूरे मामले में क्या प्रॉब्लम्स है।
ठीक है। तो जैसे कि दो पार्टीज के बीच में जब भी कभी कोई इशू होगा और अगर घोटाला कुछ होता है, करप्शन से रिलेटेड या धोखाधड़ी से रिलेटेड कुछ केस सामने आता है, तो जुडिशरी अब पूरे मामले को देखेगी और ऐसे केसेस के ऊपर स्टे लगा देगी, रोक लगा देगी। तो इसी को लेकर ये बिल जो है वो बात करने वाला है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021। तो होपफुली आपको जो मैंने अभी आपको समझाया, एक ओवरव्यू दिया, वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हाँ ये बिल किसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब इस बिल के बारे में एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, तो इस बिल की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो लोकसभा के अंदर अभी रिसेंटली ये बिल पास हुआ है, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 4 नवंबर 2020 से ही ये जो कानून है ना, ये लागू है ऑलरेडी। ये तो सिर्फ बिल सामने आया है, बट ऑलरेडी ये कानून लागू है, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस को पास करके इस कानून को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, राइट। यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है ये कानून इस प्रकार का, बट अब एक बिल लाया गया है और ऑर्डिनेंस ऑलरेडी इसका हम लोग को नवंबर 2020 से देखने को मिल ही रहा है। इस बिल के हाइलाइट्स की बात करें, क्या क्या चीजें इस बिल के अंदर है, तो देखो अमेंडमेंट बिल है, ये संशोधन वाला बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का ये संशोधन कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड्स यानी कि जैसे कि एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ने अपना फैसला सुना दिया, तो फैसला सुनाना यानी कि अवार्ड होता है, कि फैसला सुना दिया कि ये किसके पक्ष में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या किसके पक्ष में ये डील होगी, या फिर इस डील का क्या मतलब होगा। तो ऐसे जब केसेस होते हैं ना, जिसमें जो है वो फाइनल जब अपना जजमेंट देते हैं, फाइनल अवार्ड देते हैं, तो उस अवार्ड के ऊपर अब स्टे लगा दिया जाएगा, ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगा अगर कोई मामला धोखाधड़ी से रिलेटेड है तो, राइट। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि जो आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो मध्यस्थता करवाते हैं, जो डील करवाते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होते हैं, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वो, राइट, और किन के थ्रू इनको मान्यता मिलेगी। तो ये पूरी चीजों को रेगुलेट भी किया जाएगा इस बिल के थ्रू, राइट। तो ये भी देखा जाएगा कि जो मध्यस्थता करवा रहे हैं वो किस टाइप के हैं, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन, वो बॉडी किस टाइप की है, उसको भी देखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये इंश्योर किया जाएगा कि जो स्टेक होल्डर पार्टीज जो हैं, जो कि अनकंडीशनल स्टे चाह रही हैं आर्बिट्रल अवार्ड के ऊपर, उसके इन्फोर्समेंट, उसको लागू करने के ऊपर, राइट, जहां पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड के थ्रू या करप्शन के थ्रू हुआ है। वही चीज जो मैंने आपको समझा रहा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई भी डील हुई है जिसमें धोखाधड़ी का केस सामने नजर आया है, मतलब घूसखोरी का, करप्शन का केस सामने नजर आ रहा है, ऐसी चीजें जब दिखाई दे रही है, तो ऐसे जो डील्स होंगी या फिर ऐसे मामले जब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जाएंगे, तो ऐसे मामलों पर भी स्टे लगा दिया जाएगा। फिर न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, वो पूरे मामलों को देखेगी, फिर उसकी जांच करेगी प्रॉपर तरीके से, राइट। इसके अलावा यहां पर 8वां शेड्यूल जो था पुराने कानून का, उसको हटाया जा रहा है, राइट, जिसमें बताया गया था कि जो आर्बिट्रेटर्स को मान्यता जो है वो प्रोवाइड, मान्यता के लिए, यानी कि आर्बिट्रेटर्स के एक्रेडिशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, राइट, जो कि इसमें 8 शेड्यूल के अंदर लिखी हुई थी, तो उसको हटा दिया गया है, राइट। इसमें एक और प्रोविजो ऐड किया, यानी कि सेक्शन 36 में एक पॉइंट ऐड किया गया है, और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट जो होगा, यानी कि ये जो अब कानून होगा, जो पास हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा, तो वो 23 अक्टूबर 2015 से रेट्रोस्पेक्टिवली काम करेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली के बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। जैसे कि कभी भी कोई कानून बनता है तो वो आगे वाली डेट के लिए कानून बनता है। जैसे कि सरकार कोई कानून बनाती है, बोलती है कि अब से अगर जो है वो हेलमेट नहीं लगाओगे तो 500 रुपए का चालान लगेगा, तो ऐसे नोटिस लगाए जाते हैं ना। तो क्या बोलती है सरकार कि आने वाले 1 अप्रैल से अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो इतना फलाना चालान जो है वो आपका काटा जाएगा। बट यहां पर क्या बात हो रही है, ये कानून जो होगा वो पिछले से लागू होगा, यानी कि जो भी कंपनियों ने 2015 के बाद से 23 अक्टूबर 2015 के बाद से कोई एग्रीमेंट किया होगा, या उनका कोई केस भी अगर किसी कोर्ट में होगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सेंटर्स में होगा, राइट, ऑल्टरनेट कोर्ट्स में होगा, तो ऐसे केसेस पर अवार्ड को भी रोक लगाई दी जा सकती है। यानी कि ऐसे केसेस पर के जो जजमेंट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उस पर फिर से जो है वो रोक लगाई जा सकती है, फिर से स्टे लगाकर पूरे मामले की जांच करवाई जा सकती है। तो ये चीज यहां पर बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, एज पर दिस अमेंडमेंट, यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, मामले को देखकर, प्राइमा फेसी केस जब नजर आता है कोर्ट को, यानी कि मामले को देखकर लगने लगता है कि हाँ यार ये मामला जो है इसमें किसी प्रकार का करप्शन इन्वॉल्व है, फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो अनकंडीशनली पेंडिंग डिस्पोजल, यानी कि जो उसका जो अवार्ड जो है
उसको डिस्पोज नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। स्टे द अवार्ड अनकंडीशनली पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ चैलेंज मेड टू द अवार्ड अंडर सेक्शन 34। यानी कि जो भी जजमेंट जो दिया रहा होगा या फिर जो भी फैसला सुनाया होगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के द्वारा, उस फैसले पर रोक लगा दी जाएगी और दोबारा से पूरी जांच जो है उस केस की जाएगी न्यायालय के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। तो ये चीज यहां पर इस पर्टिकुलर कानून के अंदर हमें देखने को मिल रही है, यानी कि बिल के अंदर देखने को मिल रही है। फिर जब ये बिल कानून बनेगा तब ये पूरे पॉइंट्स उसमें मेंशन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड मामले, मुद्दे भी सामने नजर आ रहे हैं, कुछ इश्यूज सामने नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्या होगा, इसमें बहुत ही आसान होगा जो पार्टी हार जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको समझा रहा था, एक तरफ ए पार्टी है, दूसरी तरफ बी पार्टी है। अब बी पार्टी अगर हार गई केस तो बी पार्टी क्या बोलेगी, क्योंकि वो तो हार गई, उसका तो नुकसान हो गया। अब वो बी पार्टी क्या बोलेगी, केस को लंबा खींचने के लिए बोल देगी कि ये जो फैसला सुनाया गया है इसमें ए कंपनी ने जो है वो घूस दी थी और मुझे इसके बारे में पता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि केस को लंबा किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हम लोग को अब देखने को मिलने वाला है। वो मैंने आपको बताया ना कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो लाया गया है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव का क्लॉज रखा गया है कि 23 अक्टूबर 2015 के बाद से जितने भी ऐसे मामले हैं उसको फिर उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये वाला जो क्लॉज यहां पर सामने रख दिया है ना, तो इससे क्या होगा, फ्लड गेट्स ऑफ लिटिगेशन ओपन हो जाएंगे, यानी कि बहुत भारी भड़कम केसेस जो है वो आने की संभावनाएं बताई जा रही है और ऑटोमेटिक स्टे जो है वो लग जाएगा ऐसे केसेस के ऊपर। तो ये चीज भी यहां पर बताने की कोशिश की गई है। और इस कानून के अंदर या इस बिल के अंदर डेफिनेशन कहीं से भी कहीं तक नहीं दी गई है कि फ्रॉड क्या होगा या करप्शन किस प्रकार से माना जाएगा, तो वो भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। इस पर्टिकुलर चीज के कारण हमारी कंट्री के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है कि बिजनेस वगैरह में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो डील्स वगैरह होती है कंपनीज के बीच में, अगर उसका प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कारण, तो ऑब्वियस ही बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो मतलब रुकावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। क्योंकि काफी सारी कंपनीज के कामकाज बंद हो जाएंगे। जिन कंपनीज के काम दोबारा से 2015 के बाद शुरू हो गए होंगे तो वो भी रुक जाएंगे, क्योंकि अगर बाई चांस किसी जो पार्टी हार गई है उसने फिर से अगर इस पर्टिकुलर कानून के तहत केस लगा दिया तो ये सब कुछ इश्यूज, ये सब कुछ कंसर्न जो है वो इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड देखने को मिले हैं। इसके अलावा गाइस, अभी तक रीसेंट पास्ट तक भी हमने देखा था कि जो मामले जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं, यानी कि जो मध्यस्थता के फैसले जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन कोर्ट वगैरह जो होती है ना, मध्यस्थता जो करवाती है, तो उसके फैसले जब सामने आते हैं तो उस फैसलों के अगेंस्ट भी केसेस जो है वो फाइल किए जा सकते हैं अदालत में, कोर्ट में। बट कोर्ट जो है वो उन्हीं केसेस को देखेगी जो केसेस कोर्ट के लिए फिट बैठते हैं, राइट। तो वो उन्हीं केसेस को देखती है, राइट। तो यानी कि उसमें कुछ क्लॉज वगैरह होता है, तो अगर वो क्लॉज जो है वो कोर्ट के दायरे में आता है तो केस देखेगी, वरना नहीं देखती कोर्ट। बट अब जो है वो सभी प्रकार के केसेस जो है वो देखे जा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। तो इसमें एक और प्रॉब्लम भी है कि इस चीज से जो है वो कोर्ट का बर्डन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो हम लोग बात करते हैं ना कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक अलग जो है वो कक्ष होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए जहां पर केसेस जो है वो रिजॉल्व किए जा सके, राइट, कंपनी वगैरह के इस प्रकार के। तो फिर वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को कोई फिर मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि जब केसेस जो है वो कोर्ट में ही आ रहे हैं घूम फिर के, राइट। हालांकि मे भी शायद उतने ज्यादा ना है, बट ऑब्वियस ही बात है कि इसमें एक लूप होल है कि जो लूजिंग पार्टी है, जो हार जाएगी पार्टी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्लेम कर सकती है कोर्ट में, फिर वो मामला जो है वो कोर्ट में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जो चीज है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, जो फोकस किया गया था कि मामले जो है वो कोर्ट के बाहर जो है वो रिजॉल्व हो सके, तो वो चीज अब कामकाज की बचेगी नहीं इस कानून के आने के बाद, राइट। यानी कि फाइनली जब ये कानून सामने आ जाएगा, हालांकि ऑर्डिनेंस के थ्रू ये कानून तो लागू है ही वैसे तो, राइट। तो ये चीज, और आर्बिट्रेशन क्या होता है, मध्यस्थता क्या होती है, और कंसिलेशन यानी कि सुलह क्या होती है, तो इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, मैंने फिर भी बताया हुआ है आपको। चलो फिर से एक बार बता देता हूं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही होता है, उसकी प्रॉपर प्रोसीजर होती है जिसमें डिस्प्यूट वगैरह जो होते हैं यहाँ पर सबमिट किए जाते हैं। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंपनीज के बीच में, पार्टीज के बीच में, एग्रीमेंट वगैरह के थ्रू, तो उसको रिजॉल्व किया जाता है, राइट। और इनके जो डिसीजन जो होते हैं, यानी कि इस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, वो बाइंडिंग नेचर के भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो फैसला सुनाएगी उस फैसले को मानना होगा कंपनीज को, राइट। और आर्बिट्रेशन चूज करते समय पार्टीज जो है वो प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर भी ऑप्ट कर सकती हैं, कोर्ट जाने की जगह, अदालत जाने की जगह। तो ये मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मकसद ही ये होता है कि अदालत के बाहर केस को रिजॉल्व कर लो, अदालत जाने मत दो। कंसिलेशन की बात करें, सुलह की बात करें, सेम वही चीज है, ये भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट ही हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर पार्टी जो होती हैं वो बेसिकली सेटलमेंट पर आती हैं, यानी कि कोर्ट के बाहर जो है
वो सेटल करती है अपने मामले को। सेम ही चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। इसमें कंसिलेटर जो होते हैं, मध्यस्थता जो करवाते हैं, राइट, तो उनके असिस्टेंस के थ्रू काम होता है, और जो कंसिलेटर जो होते हैं वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। और वॉलंटरी प्रोसीडिंग इसकी होती है, यानी कि दोनों कंपनीज होती हैं या दो पार्टीज जो होती हैं वो खुद अपनी इच्छा से जो है वो मतलब चुनती है कंसिलेटर को, आर्बिट्रेटर को, कि कौन उनका आर्बिट्रेटर नहीं होगा इस केस में, कंसिलेटर होगा, कि कौन उनके बीच में सुलह करवाएगा, राइट, जो कि बिना किसी पक्षपात के सुलह करवाए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको इस कानून से रिलेटेड पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो। अब गाइस नागालैंड के अंदर 7 एमएलए जो है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, उनको हटाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उनको निकाल दिया जाए। तो इसको लेकर एक टॉपिक न्यूज में था, ये अपने काम का नहीं है बिल्कुल भी। मेन चीज अपने काम की है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये टॉपिक से रिलेटेड पहले भी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इवन 2020 में ये क्वेश्चन आया है एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो ये जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत अच्छे से आप कवर करो। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको सिंपली YouTube के सर्च कॉलम पर लिखना है व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सर्च लिस्ट में आपका लेक्चर आएगा, आप देखिएगा सर्च लिस्ट में जो भी वीडियोस आएंगे, तो उसमें आप देखिएगा अपने चैनल का एक वीडियो होगा, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष साहब, अपने चैनल का वीडियो होगा, तो इसको देख लेना आप। इसमें पूरी चीज जो भी काम की है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड पूरी चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। और जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ आती है, जिन्होंने पीडीएफ पेड पैकेज को लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, आपको सिंपली ये वाली स्लाइड जो है एंटी डिफेक्शन लॉ की, इस पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगेन बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ये लेकर आई है गाइस, हंगर और माल न्यूट्रिशन को समाप्त करने की एक गाइडलाइन, एक वॉलंटरी गाइडलाइन लेकर आई। और पहली बार इस प्रकार की गाइडलाइन लाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि इन गाइडलाइंस को जो भी कंट्रीज फॉलो करती हैं, स्पेशली वो कंट्रीज जहां पर हंगर और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो अगर ऐसी कंट्री इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी तो उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सभी प्रकार के जो हंगर हैं, सभी प्रकार की जो भूख से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, और माल न्यूट्रिशन, कुपोषण से जुड़ा जो इश्यूज हम लोग को कंट्री के अंदर देखने को मिलता है, तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर इस गाइडलाइंस को फॉलो किया तो क्या कहती है गाइडलाइन, और इन गाइडलाइंस के अंदर किन चीजों पर फोकस किया गया? तो 7 फोकस एरियाज इन गाइडलाइन के अंदर है। ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक और अकाउंटेबल गवर्नेंस लेकर आनी है, यानी कि जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल फूड सप्लाई चेन होनी चाहिए, जिसके थ्रू हेल्दी डाइट्स अचीव की जा सके इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। इक्वल और इक्विटेबल एक्सेस जो है वो हेल्दी डाइट्स का मिलना चाहिए सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स के थ्रू, यानी कि सभी को हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, राइट। फूड सेफ्टी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम के अक्रॉस की यहां पर बात की गई है, यानी कि फूड सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि खाना वगैरह जो होना चाहिए, खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेट भरना है, खाना अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस रिच होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी फोकस किया गया कि मतलब सड़ा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, राइट, तो इस पर भी फोकस किया गया। पीपल सेंटर्ड न्यूट्रिशन नॉलेज, यानी कि लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज दी जाए, एजुकेशन दिया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि सिर्फ पेट भरना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं ना, जो लोग हेल्दी होते हैं, राइट, जिनकी टमी दिख रही होती है, पेट दिख रहा होता है जिन लोगों का, राइट, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें मोटापा रहता है, बट आप कई बार देखेंगे कि जो लोग जो ओबेसिटी जिनमें होती है, तो उनको काफी सारी बीमारियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी बॉडी में भी न्यूट्रिशन की कमी होती है। बोलते हैं ना कि जो इंसान, जैसे कोई मोटा है तो बोलते हैं खाते पीते खानदान का घर है, तो खाना पीना जो है वो सब कुछ नहीं मैटर करता है, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मैटर करती है मेनली। इसकी नॉलेज लोगों को देनी है। लोग किसी हेल्दी इंसान को, यानी कि मोटे इंसान को, ओबेसिटी जिसको है उसको देखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ यार ये तो अच्छा खासा खाता पीता है। और माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की जहां बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या इमेजिनेशन बनती है, अरे यार एक सूखा हड्डी वाला इंसान है ना। जब भी माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की जब बात होती है, दिमाग में क्या इमेज बनती है? एक सूखा सा जो है वो इंसान, यानी कि जो मोटा नहीं है, पतला है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही है जिसकी, है ना, तो ऐसी इमेज बनती है। बट मैं आपको बता दूंगा, इस एक हिडन हंगर होता है, एक हिडन हंगर होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति जो है वो दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि यार खाते पीते खानदान का है, मतलब मोटा लगेगा, ओबेसिटी जिसकी दिखाई देगी, टमी जिसकी दिखाई देगी जिस व्यक्ति की, बट उस व्यक्ति में भी न्यूट्रिशन की कमी है, राइट। तो ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं, तो उसको हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो हिडन हंगर भी आज की डेट में काफी ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि माल न्यूट्रिशन मोटे इंसान में भी होता है। मोटे इंसान जो होते हैं ना, हेल्दी इंसान, तो उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ज्यादा फैट्स रहता है।
क्योंकि वो अनहेल्दी फूड वगैरह जो है उसको इनटेक करते हैं। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया जा रहा है कि सभी फूड सिस्टम जो है उसमें जेंडर इक्वलिटी लाई जाए, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात की गई है। इसके अलावा रेजिलियंट फूड सिस्टम ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में करने की बात की गई है, राइट, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भी लोगों को फूड वगैरह जो है वो ऑफर किया जाए। मतलब कुल मिलाकर हर एक जो पॉइंट्स है यहाँ पर, सातों के सातों पॉइंट्स है, ये मेनली फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर सभी व्यक्ति को जो है वो हेल्दी, न्यूट्रिशियस, रिच फूड जो है वो मिल सके, है ना। तो ये चीजें इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और फोकस किन किन चीजों पे किया गया है, तो बिल्डअप करना है। किस चीज को बिल्डअप करना है कि दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज के साथ मिलकर जो है वो काम किया जाए, जैसे कि फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के ऊपर, जैसे कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2025 तक का जो इनका वो है प्रोग्राम जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए जो ये प्रोग्राम है। तो ऐसे प्रोग्राम्स के साथ मिलकर काम किया जाए, राइट, कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के ऊपर। और राइट टू एडिक्वेट फूड, इस पर फोकस करना है और इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल के कॉन्टेक्स्ट में काम करना है, यानी कि सभी को खाना मिले, पर्याप्त खाना मिले, न्यूट्रिशियस रिच फूड मिले सभी लोगों को, स्पेशली जो वल्नरेबल सोसाइटी जो है, वल्नरेबल ग्रुप जो है और जो सबसे ज्यादा पीड़ित ग्रुप जो होते हैं, यानी कि पुअर और वल्नरेबल जो लोग होते हैं, तो उनको खाने की व्यवस्था उन तक पहुंचाई जा सके। फोकस किया गया पॉलिसी प्लानिंग के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, जिसके चलते फूड सिस्टम जो है उसको और रेजिलियंट बनाया जा सके और रिस्पॉन्सिव बनाया जा सके जो कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, इवन प्रोड्यूसर्स की नीड के अकॉर्डिंग भी। और साथ ही साथ स्पेशली फोकस किस पे करना है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर फोकस करना है। तो ये कुछ चीजें इसके ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, जिसकी ये गाइडलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, पहली इस प्रकार की गाइडलाइन जो सामने आई है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करें तो 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पर काम करती है और ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स के फोरम के तौर पर काम करती है। किस चीज का फोरम है ये, रिव्यू करना, फॉलोअप करना पॉलिसीज का, जो पॉलिसीज वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है, जिसमें प्रोडक्शन, फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस फूड का जिसमें देखने को मिलता है, यानी कि फूड का प्रोडक्शन करवाना है, उससे रिलेटेड कोई प्लान पॉलिसी हो, राइट, या फिर फूड के एक्सेस की सस्ते रेट में इकोनॉमिकली जो है वो फूड की व्यवस्था हो सके हर जगह, राइट। तो ऐसी जो पॉलिसीज बनती है तो उसको रिव्यू करने का इसका काम होता है। और इवन ये भी कई सारे रिकमेंडेशन देती है यूनाइटेड नेशंस को कि किस प्रकार से काम किया जाए फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, है ना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। और मैं आपको बता दूं पेपर 3 में आगे बढ़ने से पहले कि आपके लिए गाइस सीसेट के कोर्स अवेलेबल है। सीसेट का कोर्स, सीसेट काफी ज्यादा कठिन हो चुका है, हाईली रिकमेंडेड। जिन स्टूडेंट्स ने सीसेट का कोर्स नहीं लिया डेफिनेटली लो। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग काफी पुअर है तो डेफिनेटली इस कोर्स को आप लो, आपके लिए मैंडेटरी है, राइट, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड जो है वो जंग जीती नहीं जा सकती, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के बारे में आप लोग को आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। बट आपको यहां पर आपकी ऐसी तैयारी करवाई जा रही है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा उसके हर एक पैटर्न आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, और जब तक करवाए जाएंगे जब तक आपसे बने ना। मतलब कि कुल मिलाकर ये जो क्लास है ना आपकी जो अभी चल रही है, इसको अटेंड कर लो एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि ये क्लास के अंदर आप श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको वो क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपसे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इस प्रकार की आपकी प्रैक्टिस करवाई है। और जब तक आपको क्वेश्चन जो है वो ना बने, यानी कि जब तक कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए, तब तक यहां पर करवाई जा रही है तैयारी। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आप जरूर इसको ज्वाइन करें। डेमो लीजिए, इसका फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है और इसकी फीस मात्र 999 रुपीज है, सिर्फ, कहीं नहीं मिलेगी इस फीस में जो फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हिस्ट्री का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। हिस्ट्री के कोर्स में भी आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। हिस्ट्री से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, इस प्रकार की आपकी तैयारी यहां पर करवाई जा रही है और बहुत ही सरल भाषा में, और ऐसा कि आपको आपके दिमाग में छप जाएगी पूरी हिस्ट्री, इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। इसकी भी फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और 1449 रुपीज इसकी फीस है मात्र। और इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है। सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का कोर्स शुरू हो गया है, जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल है आप ये कोर्स ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 12,000 रुपए, जिसमें आपको पूरी के पूरा ऑप्शन जो है वो कवर करवाया जाएगा। और इससे कम में आपको जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो कहीं और नहीं मिलेगी, गारंटी है, राइट। जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं और मिले तो फ्री में पढ़ लेना मुझसे, या फिर कोर्स ज्वाइन करवा दूंगा मैं आपका फ्री में, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूं, तो सर हैं जो पढ़ा रहे हैं।
बट गारंटी है कि जो क्वालिटी दी जा रही है उस क्वालिटी में और उस प्राइस में और कहीं आपको नहीं मिलेगा, राइट। और यहां पर बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली मैं आपकी तैयारी करवाता हूं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं और जो स्टूडेंट्स कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है, और मेरा काम है आप लोगों को सही डायरेक्शन देकर आपका सिलेक्शन करवाना। इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और इसका भी एक डेमो जो है वो आ चुका है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का। मुझे स्टूडेंट ने बोला कि और डेमो चाहिए, तो आपको एक और डेमो जो है वो दे दिया जाएगा सोशियोलॉजी का, ठीक है। अभी कल ही कोर्स लॉन्च हुआ है, आज भी आपका एक डेमो जो है वो मैं लाइन अप करवा रहा हूं। तो चलो, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात करेंगे गाइस फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो आप जानते हैं गाइस, खेतों में जो फर्टिलाइजर्स छिड़का जाता है तो उसके कारण से कितना नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। जो मिट्टी है उसको नुकसान पहुंचता है, जमीन को नुकसान पहुंचता है, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है, इवन ह्यूमन की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। तो इसके बारे में आप जानते ही हैं ऑलरेडी, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन लगभग 50 सालों से ज्यादा से कंडक्ट की जा रही है, और बताया जा रहा है कि जो कंटिन्यूअस उपयोग किया जाता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का, एक लौता सिर्फ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो उपयोग किया जा रहा है, सिर्फ एक लौते उसी फर्टिलाइजर का जो उपयोग किया जा रहा है, तो वो मिट्टी के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए काफी खराब है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफी खराब है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डेफिशिएंट उसमें पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स के कारण। और इसके कारण तो इवन कैंसर भी होता है लोगों को। आप जानते ही हैं कि ये कार्सिनोजेनिक हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। बट यहां पर आपके लिए काम की जो चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि सरकार क्या कदम उठा रही है। ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो छिड़के जाते हैं क्रॉप्स वगैरह पर, फार्मिंग फील्ड वगैरह में, राइट, तो ये जो एक छिड़के जाते हैं, तो उसको रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठा रखे हैं। तो देखो, नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड हमें देखने को मिलता है। ये लॉन्च किया गया है सॉइल टेस्ट को प्रमोट करने के ऊपर आधारित है ये, राइट, कि मिट्टी वगैरह जो है वो मतलब सही रहे, सॉइल की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो उससे रिलेटेड ये नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड हमें देखने को मिलता है, जिसको सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है वहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये मिशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र हो गए और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हो गई, इनके थ्रू सरकार काम कर रही है कि किसानों को नॉलेज प्रोवाइड करा रही है कि किसानों को किस किस मात्रा में या फिर कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना है, और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके ऑल्टरनेट पर वो किस चीज का उपयोग करें, जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का उपयोग करें, जिससे कि उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो इस पर बेसिकली नॉलेज जो है वो दी जा रही है किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के थ्रू। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करें तो बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है रिसेंटली। पहला डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट करके सीएनजी ट्रैक्टर बनाया गया है, और इसके पीछे मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये कन्वर्जन जो है गाइस किसानों की इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ काफी सारी चीजों की कीमत, जैसे कि स्पेशली अगर फ्यूल की बात करें, पेट्रोल की, डीजल की बात करें, तो किसान का उसमें लगभग 50% तक का खर्चा जो है वो उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि खर्चा कम हो जाएगा, बचत हो जाएगी 50% तक की किसानों की, राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्रों वगैरह में। साथ ही साथ बताया गया कि जो रेट्रोफिटेड ट्रैक्टर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जिनमें ये सीएनजी को कन्वर्ट करके जिनको बनाया जाएगा, जिन ट्रैक्टर्स को, तो इन ट्रैक्टर्स की जो क्षमता होगी वो बिल्कुल डीजल वाले ट्रैक्टर्स के ही जितनी होगी या फिर उससे कहीं ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इससे 70% तक का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रिड्यूस होगा डीजल के कंपैरिजन में। तो ये एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। तो ये बस बेसिक सी चीजें याद रखना। इंडिया के अंदर पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है, डीजल ट्रैक्टर को कन्वर्ट करके सीएनजी में बनाया गया है। अब बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड यंग गर्ल्स इन साइंस के बारे में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड यंग गर्ल इन साइंस जो है, इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है एक ऑनलाइन कैंपेन को लॉन्च करते हुए, और इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फोकस करना कि महिलाएं जो है वो स्टेम की फील्ड में आगे बढ़े। स्टेम क्या है? स्टेम मतलब STEM, स्टेम जो होता है उसको लिखते हैं STEM। इसमें S और T जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी है, E और M जो है वो इंजीनियरिंग मैथ्स है। तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, इन फील्ड में जो है वो महिलाएं आगे बढ़े, राइट। इसमें इंकरेज किया जाता है बच्चियों को कि बच्चियां जो है वो स्टेम की फील्ड में आगे बढ़े, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें, राइट। उनको
स्टेम की यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स का एक्सेस जो है वो उनको मिल सके, आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें वो, राइट। साइंस में हमारी मतलब साइंस की फील्ड में हमारी वुमेन गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सके। और इस चीज को ऑब्जर्व किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2015 में जब एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी, तो उसके बाद फिर इस चीज को ऑब्जर्व किया गया और टारगेट किया गया कि महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा स्टेम में पार्टिसिपेट करें, राइट। तो और इस दिन पे यानी कि ये जो दिवस हम लोग को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड यंग गर्ल्स इन साइंस का देखने को मिलता है। तो इस दिवस पर जिन भी महिलाओं ने साइंस की फील्ड में जो है वो अचीवमेंट हासिल किया है, तो उन महिलाओं को रिकॉग्नाइज करके उनको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, उनके साथ मिलकर सेलिब्रेशन किया जाता है, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब बात करें विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की, तो ये भी प्रोग्राम जो है वो इसी से स्टेम से ही रिलेटेड है। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स यहां पर फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स की फील्ड पर जो है वो आगे बढ़े, राइट। तो यहां पर बच्चियों को प्रमोट किया जाता है कि बच्चियां साइंस में इंटरेस्ट लें, अपना करियर साइंस की फील्ड में बनाएं, राइट। और इस चीज को, इस इनिशिएटिव को, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को, ये एक नया इनिशिएटिव है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया है, राइट। और ये प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है कि जो अंडर रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि काफी कम महिलाएं हम लोग को साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की फील्ड में देखने को मिलती हैं, तो उनमें महिलाओं को शामिल किया जाए, महिलाओं को इंक्लूड किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल हो, इस फील्ड में, राइट, अपना करियर बनाएं। विज्ञान ज्योति एक्टिविटीज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग होती है, राइट। लैब्स वगैरह में विजिट करवाया जाता है, नॉलेज सेंटर्स में विजिट करवाया जाता है महिलाओं को, बच्चियों को, राइट। पार्टनर्स रोल मॉडल इंटरेक्शन होता है, यानी कि कई बार साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन करवा दिया जाता है, या उस फील्ड में, स्टेम की फील्ड में जो भी महारती हैं उनके साथ इंटरेक्शन करवाए जाते हैं, जिससे कि बच्चियों को थोड़ा सा मतलब अंदर से लगे कि हाँ उनको भी इस फील्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मोटिवेशन मिले अंदर से, है ना। साइंस कैंप्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और एकेडमिक सपोर्ट क्लासेस यानी कि क्लासेस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। रिसोर्स मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बुक्स वगैरह, मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा बच्चियों को, राइट। और टिंकरिंग एक्टिविटीज वगैरह करवाई जाएगी, जिससे कि इनोवेशन में भी इन्वॉल्व हो सके बच्चियां, राइट, इनोवेशन करें, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जिसकी आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे फरक्का लॉक के बारे में और हिल्सा के बारे में। तो आपको बता दूं कि हिल्सा एक मछली हम लोग को देखने को मिलती है, मछली की प्रजाति है। फरक्का बेसिकली बैरेज हम लोग को गंगा नदी के ऊपर देखने को मिलता है, राइट। और फरक्का बैरेज यानी कि डैम जो है वो बनाया हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो हिल्सा मछली है, ये डैम बनने के कारण, फरक्का बैरेज के कारण, यहां पर जो लॉक्स है, नेविगेशन लॉक्स जो है, उसके कारण ये मछली जो है वो आगे नहीं जा पा रही है, राइट। यानी कि नदी के उस पार जो है वो नहीं जा पा रही है। तो इसके कारण से हम लोग को मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मछलियों में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो मछलियों को ये प्रॉब्लम ना हो, मछली आसानी से मूव कर सके, मछलियों का मूवमेंट हो सके, इसको लेकर सरकार 360 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। फरक्का बैरेज के अंदर नेविगेशन लॉक्स जो लगाए हुए हैं, यानी कि जो लॉक्स पानी को रोकते हैं, पानी को उस पार नहीं जाने देते, तो ऐसे जो लॉक्स लगाए हुए हैं, तो इन लॉक्स को कुछ इस प्रकार से रीडिजाइन किया जा रहा है कि यहां पर फिश पासेस बनाए जा रहे हैं, जिससे कि मछलियां जो है वो इन पासेस से होकर जो है वो गुजर सके। तो ऐसे फिश पासेस बनाए जा रहे हैं, और फिश पासेस जो हैं ये फरक्का पर बनाए जा रहे हैं। इसको फिश लैडर या फिर फिश वेज के नाम से भी जाना जा रहा है, कि मछलियां जो है वो ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके आराम से नदी के उस पार जो है वो जा सके। और हिल्सा फिश माइग्रेशन की बात करें कि हिल्सा मछली जो है वो किस प्रकार से मूव करती है, किस प्रकार से उसका माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो इस मछली का साइंटिफिक नेम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे कुछ साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हिल्सा का साइंटिफिक नेम है, मैं स्पेलिंग बता रहा हूं आपको, TENUALOSA तेनु अलोसा इलिशा। अब मुझे पता है कि मैंने शायद गलत ही प्रोनाउंस किया होगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम है, अपन को अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आ पाता है, तो इसलिए आपको स्पेलिंग बता देता हूं कि आप कर लो, अगर आपको पता है तो थोड़ा अच्छे से इसका क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लास तो ले नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूं। नहीं तो स्टूडेंट बोलेंगे सर देखो प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर रहे हो। अब अपने इस फील्ड में, साइंस की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है ना, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है करंट अफेयर्स में, तो वो आपको बता देते हैं। अब साइंस की फील्ड में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और बाकी चीज पूरी तो मैं आपको बता ही देता हूं, जहां पर गलती होती है पहले से ही बता देता हूं कि यार यहाँ पे गलती हो सकती है, देख लेना आप थोड़ा, ठीक है। तो टेनु अलोसा इलिशा, और ये मछली जो है ये है एनाड्रोमस मछली। एनाड्रोमस मछली का मतलब ये ऐसी मछली है जो कि ज्यादातर तो ये ओशियन पे ही रहती है, यानी कि पानी के नीचे ही ज्यादातर अपना टाइम बिताती है। बट जब बारिश आ जाती है या फिर जब अंडे देना होता है इसको, तो जब बारिश आ जाती है, एकदम बारिश होने मजा आने लगता है, तो ये ऊपर चली जाती है, पानी की सतह पे चली जाती है, या फिर एस्चुरीज के पास चली जाती है। ये नदी जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है,
राइट। गंगा नदी जब इंडिया बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है तो उस समय जो एस्चुरीज बनाती है नदियां, तो वहां पर ये चली जाती है अंडे देने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये नेविगेशन लॉक्स के कारण या फिर इस फरक्का बैरेज के कारण जो है एक बैरियर के ऊपर छा गया है और इसके कारण से ये आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो इसको लेकर ये इशू था और इसी इशू को खत्म करने के लिए सरकार 360 करोड़ रुपए खर्च कर रही है नेविगेशन लॉक्स को डिजाइन करने के लिए, राइट, रीडिजाइन करने के लिए। और बड़ा पार्ट जो है इन मछलियों का, यानी कि बहुत भारी मात्रा में ये जो मछली है ये पद्मा नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी की तरफ जो है वो जाती हैं, राइट। और कावेरी नदी तक जो है वो इनका माइग्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है और अभी इनका माइग्रेशन जो है वो हो नहीं पा रहा है, मूवमेंट हो नहीं पा रहा है इन मछलियों का। 1970 के समय पर बताया जाता था कि ये मछली जो है वो गंगा नदी से इलाहाबाद की तरफ और इवन आगरा की तरफ चली जाती थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई है, फरक्का बैरेज के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि जब से फरक्का बैरेज बनाया गया गंगा नदी के ऊपर 1975 में, तब से वेस्टवर्ड मूवमेंट इन मछलियों का जो है, वेस्ट की तरफ जो ये मछलियां जाती हैं वो अब नहीं जा रही हैं, राइट। और नेविगेशन लॉक के कारण ये मछलियां जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जा नहीं पा रही, यानी कि क्रॉस नहीं कर पा रही हैं या फिर नदी में इनका मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। तो बताया जा रहा है कि ये फिश लैडर्स यहां पर बनाए जा रहे हैं या फिर आप बोल सकते हो फिश पासेस बनाए जा रहे हैं या नेविगेशन लॉक्स को रीडिजाइन किया जा रहा है। इस प्रकार से किया जा रहा है कि इसमें छोटी छोटी सीढ़ियां टाइप का होता है स्ट्रक्चर, इसलिए भी इसको फिश लैडर कहा जाता है कि मछलियां जो है वो इस प्रकार की लैडर को देख लेती हैं, उनको मिल जाता है रास्ता कि हाँ ये जगह है जहां से पानी मूव कर रहा है। बट इतना तेज नहीं होता, यानी कि पानी का फ्लो इसमें, और इसमें पानी जो बहता है उसके फ्लो को भी इवन कंट्रोल किया जा सकता है मशीन वगैरह के थ्रू। बट फिर भी मछलियों का ऐसा रास्ता मिल जाता है, यानी कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि मछली आराम से इस रास्ते को फाइंड आउट करके नदी के उस पार चली जाए। तो ये फिश लैडर हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था और आपके जो होमवर्क है जो आपको करना है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन चारों में से किसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, किसको शैडो प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका करेक्ट आंसर कि किसको शैडो प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ अपोजिशन को या स्पीकर ऑफ लोकसभा को। इसके अलावा कलारी पयट्टू, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार न्यूज में आ रहा है। 20 जनवरी 2021 को ये टॉपिक मैंने पढ़ा चुका है आपको, और इससे पहले भी शायद मैंने पढ़ा चुका है ये वाला टॉपिक आपको, तो इस टॉपिक को जरूर देख लेना, कलारी पयट्टू वाले टॉपिक को। इसके अलावा मेंस का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दीजिएगा, 120 वर्ड में इसका आंसर आपको लिखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, 120 वर्ड में इसका आंसर आप लिखकर बताइए। आप चाहें तो 1 दिसंबर 2020 के लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये टॉपिक आप लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का रेफर कर सकते हैं, बाकी लक्ष्मीकांत से देखो तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इस टॉपिक को आपको 120 वर्ड्स में लिखना है और पेपर और पेन लेकर लिखिएगा, और लिखने के बाद आप चाहें तो उस पेपर की फोटो खींचकर अपने टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइस पूरे टॉपिक्स, और लाइक का बटन अगर अभी तक आपने हिट नहीं किया तो कर दो यार, अच्छा लगता है आप लाइक का बटन हिट करते हो तो पता लगता है मुझे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। बाकी 100 रुपीज पर मंथ की फीस है पीडीएफ पेड पैकेज की, करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स जो आप सुनते हैं देखते हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, आपके रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, तो इसको आप ले सकते हैं। पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर कमलाक्ष झा मेरे नाम को सर्च करके, या फिर 9713282838, ये मेरा नंबर है, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम का अपना चैनल और अपना डिस्कशन ग्रुप भी है, इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।